मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहते हैं खुशामदीद गुड मॉर्निंग पब्लिक में, और मैं हूं आपके साथ इकरा हारिस। दुआ गो हूं कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे और खुशियों से भरा हुआ गुजरे। वैसे आज सुबह एक कॉल पढ़ रही थी मौला अली का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो फरमाते हैं कि ज़िंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसकी असल खूबसूरती ये है कि दूसरे तुमसे कितने खुश हैं, और वो तभी मुमकिन है जब आप किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने। सो कोशिश करें ख़ुद भी मुतमईन रहें, दूसरों को भी खुश रखें और किसी भी किस्म की रुकावट उनके लिए पैदा ना करें। तो जनाब, रुकावट की बात आई तो हमारे इंसाफ के निज़ाम में बहुत सी ऐसे रुकावटें हैं जो फ़ैसलों को असल में लेट करा देते हैं, और अदालती निज़ाम में साल हर साल हमारे केसेस आज भी चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा साल तो इस केस को नहीं हुए, लेकिन 9 मई का वाक़या आप जानते हैं, अभी तक जो है वो ट्रायल जो है उसका फ़ैसला नहीं हुआ। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम हिदायत जारी की है तमाम मुतल्लिका कोर्ट्स को, और वो ये कहते हैं कि 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसका जो है वो ट्रायल अब जल्द से जल्द मुकम्मल करें जो मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स हैं, और इन केसेस का जो फ़ैसला है वो 4 माह के अंदर मुकम्मल करें। ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब सियासी माहौल पहले से ही तनाव का शिकार है और इंसाफ की बरवक्त फराहमी के मुतालबात भी जोर पकड़ रहे हैं, और इस वक्त अदालत उज़्मा की जानिब से ट्रायल्स के जल्द फैसले का हुक्म एक अहम कानूनी मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म कहीं इंसाफ के अमल को तेज़ करते करते कई सवालात को जन्म ये दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद सबको यकसा कानूनी मौक़े ना मिलें, क्या तेज़ रफ्तारी इंसाफ पर असरअंदाज तो नहीं होगी, और क्या इस फैसले से सियासी तनाव तो नहीं बढ़ेगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं, और इसके अलावा जनाब पानी की वो जो नहरों वाला मामला है वो भी जूं का तूं है। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, और वो कहते हैं कि वो सिंध का पानी बेच रहे हैं। इस बयान ने सियासी हलकों में भी एक नई बहस छेड़ दी है, और सदर मुमलिकत पर इस नौयत का इल्ज़ाम गैर मामूली और हसास मामला है, क्योंकि ये वफाकी इकाइयों के दरमियान पानी के पहले पुतनाज़ मसले को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। सवाल ये कि क्या वाकई सिंध के पानी की तकसीम में कोई गैर शफाफियत है, इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा, तमाम सूबों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा। जब पंजाब ये कह रहा है कि हम सिंध का पानी नहीं ले रहे, तो सिंध क्यों इस पर बज़द है। ये तमाम तर मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं माजिद निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 9 मई के वाक़यात को जो ट्रायल है जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है, आपको लगता है इस फैसले को भी गलत नज़र से पीटीआई देख सकती है, या कोई अभाम पैदा हो सकता है इससे? बहुत शुक्रिया। 9 मई के मामलात इसलिए रियासत के लिए हसास है कि उनको इस हवाले से कई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो अभी तक दूर नहीं हो सके। लेकिन मामला वही बुनियादी है कि जब पाकिस्तान के अवाम निचली अदालतों में या लोअर कोर्ट्स के अंदर अपने मसाइल को झेलते हैं, परेशान होते हैं, तो उस वक़्त हुकूमत कोई कानून साज़ी नहीं करती। हमारे सामने 26वीं आईनी तरमीम भी मौजूद है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से तो बात की गई, लेकिन निज़ाम इंसाफ की जो बुनियाद है ट्रायल कोर्ट्स की, उसके हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी गई। और अब यही मुश्किल हुकूमत को फेस करना पड़ रही है कि जिसके अंदर वो ये कहना तो चाहते हैं, ये समझते भी हैं कि 9 मई के फैसले जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन जो मैकेनिज्म इख्तियार किया गया हुकूमत की जानिब से, जो प्लानिंग की गई, जो प्रोसिक्यूशन है, वो उस हद तक एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। तो गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर मैं समझता हूँ कि फैसलों पर तनकीद या जज्बात के इजहार से ज़्यादा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी कानून साजी करे जिससे ये हर्डल्स ख़त्म हो। और जिस तरह से ये जितने वक्त से ये मुकदमा इल्तवा का शिकार हो रहा है, तो उससे लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इसके हवाले से जो अफादियत है या इसकी जो हसासियत है वो कम होती जाएगी। और पहले हमने ये देखा है कि जब जब हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए या दूसरी फैसला साजियों के ज़रिए काम करने की कोशिश की है जल्दबाजी में, तो उसके ऊपर तनकीद भी हुई है। इसलिए गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की डायरेक्शंस के साथ साथ कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए, कुछ ऐसी रिफॉर्म्स भी करनी चाहिए कि जिससे ट्रायल कोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसमें इजाफा हो, प्रोसिक्यूशन की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इजाफा हो, और अवाम वो तमाम मुश्किलात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेल रहे हैं
अब चूंकि गवर्नमेंट को वो मुश्किलात झेलना पड़ रही है, तो इसलिए उन्हें एहसास हो रहा है कि ट्रायल कोर्ट में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो मैकेनिज्म को मेरा ख्याल है ठीक करे, उससे 9 मई के मसला भी जो है तो माजिद साहब, वो सॉल्व इससे हो जाएगा, उसके फैसले भी आ जाएंगे। ऑपोजिशन आपको लगता है यकसा अंदाज में कबूल करेगी या फिर इस पर भी सवाल उठाएगी? देखिए, जो हुकूमत की जानिब से या अदालत की जानिब से जो फैसला साजी है, मुकदमे की तफसील और उसके फैसले जब सामने आएंगे तो उसके ऊपर फिर आईनी और कानूनी बहस तो होगी। उसकी वजह ये कि 9 मई जो है अभी वो ट्रायल कोर्ट में है, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑप्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी है। अगर अदालती निज़ाम इस सुस्त रवि से चलेगा तो फिर उस सुस्त रवि के अंदर कई लकुनाज होते हैं, कई खामियां होती हैं कि जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो फुल प्रूफ तरीके से इस सारे मामले को सरंजाम दे, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो गवाहान हैं, जो सबूत हैं, उनको ठोस बुनियादों पे होना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा सके। बिल्कुल ठीक है। सर, दूसरी जानिब हुकूमत के लिए तो टफ टाइम एक तो बलूचिस्तान के हवाले से भी है और दूसरा अब सिंध वाला मामला जो है वो काफ़ी ग्रेव होता जा रहा है। उमर अयूब साहब आसिफ अली जरदारी पर पानी बेचने का इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई आपको लगता है ये सिर्फ लिफाजी या बयानबाजी है या वाकई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो सकती है? पंजाब और सिंध के नहरी पानी के जो मामलात हैं, इन पे खासा कंसेंसस मौजूद रहा है तकरीबन 30 साल में। उसके बाद इस दफ़ा जो चोलिस्तान की कनाल्स हैं जो नई बनने जा रही हैं, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो केस प्रेजेंट किया जा रहा है, वो कोई इतना कानूनी तौर पे या सियासी तौर पे मजबूत नहीं है। उसकी वजह ये कि मुस्लिम लीग नून इसके अंदर स्टेक होल्डर भी नजर नहीं आती। वो सिर्फ रियासत के नुमाइंदा के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि जितने भी नहरें हैं, वो जितनी मॉडर्न फार्मिंग होनी है उनके लिए वो मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग के लिए उनको बनाया जा रहा है। तो वो जितना भी मामला है वो SIFC के अंडर है और उसके अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी भी है, मुल्की सरमायाकार भी हैं। तो उससे जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है या कॉर्पोरेट फार्मिंग है, उसकी तरवीज होगी। तो पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून इस मामले को मेरा ख्याल है कि बेहतर हैंडल नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये कि शायद उनके स्टेक्स नहीं है और वो इस चीज को पंजाब के मसले के तौर पे नहीं सामने लेके आ रहे। होना तो ये चाहिए था कि पंजाब के जो इरिगेशन मिनिस्टर है काजिम पीरजादा, वो फ्रंट से इस चीज को लीड करते, टेक्निकल पॉइंट्स बताते कि इसमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। लेकिन पंजाब कैबिनेट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर सियासी बयानबाजी की जा रही है। टेक्निकल पॉइंट्स की बुनियाद पे अगर आप केस समझाएंगे, उसकी लॉजिक सामने लेके आएंगे, उसकी रीजनिंग देंगे, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने देखा है कि कालाबाग डैम का मसला भी इसी तरह सियासी बयानबाजी के नजर हो गया था। तो इसलिए अगर पंजाब ये समझता है या फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि उन्होंने इस चीज को हल करना है, तो उन्हें मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बजाय कि आसिफ अली जरदारी ने ये किया या मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ये हुआ, उससे आगे निकलते हुए इसकी टेक्निकल रीजनिंग देनी होगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अगर हम सदर पाकिस्तान पर ऐसे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दें, कानूनी लिहाज से किस हद तक दुरुस्त है, और अगर ये इल्ज़ाम झूठे साबित हो जाएं तो कोई कानूनी नताइज इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं? वैसे तो ये भी कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी दस्तखत भी कर चुके हैं, जिस पर पहली पीपल्स पार्टी निगेट कर रही है। जी बिल्कुल, ये मामला टेक्निकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी को दो फ्रंट्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है। एक तो ये कि जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं, जो कौम प्रस्त है, उनकी जानिब से जब तनकीद सामने आई तो उन्होंने उस फ्रंट को भी रोकना है, उनकी तनकीद का जवाब भी देना है। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है कि वो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, उसके पास आईनी ओहदे हैं, तो उसके लिहाज से वो हुकूमती फैसलों को मानने के लिए भी पाबंद है। और इसीलिए हमने देखा कि वो जो मीटिंग मिनट्स की बात होती है या प्रेसिडेंट की बात होती है, उसमें ये टेक्निकली ये चीज मौजूद है कि चूंकि वो उस सिस्टम का हिस्सा है, उसके अंदर जो भी डिसीजंस हुए हैं उनके हवाले से उनके ऊपर कुछ पाबंदियां मौजूद हैं कि जिनको उन्होंने मानना ही मानना है। तो वो पीपल्स पार्टी के लिए जरा मुश्किल ये है कि एक तो उन्होंने कौम प्रस्तों के नैरेटिव को खत्म करना है, जो सिंध के अंदर उनके खिलाफ एक इख्तलाफ की आवाज है, और दूसरी जानिब उन्होंने फेडरेशन को भी लेके चलना है, तो उनके लिए खासा मुश्किल टास्क है। तो इसलिए जब भी पानी की तकसीम का मामला ये हम देख रहे हैं एक आध महीने से जो शुरू हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से दोनों साइड्स के ऊपर कहीं ना कहीं इसको काउंटर करने की कोशिश की जाती है।
बिल्कुल ठीक है। और आपको ये जो कौम परस्त जमातें सिंध की हैं वो ये कहते हैं कि बहुत लेट पीपल्स पार्टी ने इस मामले को टेकअप किया जब इन्हें थोड़ा ग्रीवियंसेस का अंदाज़ा हुआ, इसीलिए पीपल्स पार्टी की भी कमज़ोरी इसमें शामिल है और सिर्फ ऊपर ऊपर से पीपल्स पार्टी भी बयानात दे रही है लेकिन अंदर से राज़ी है। आपको भी ये महसूस होता है? देखिए, ये जो SIFC के मामलात हैं या जो मॉडर्न फार्मिंग की बात हो रही है, डेफिनेटली उसके अंदर रियासत का स्टेक मौजूद है। और हम ये समझते हैं कि जब रियासत का स्टेक मौजूद होता है तो फिर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको बहरहाल अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ता है। बिल्कुल और ठीक। ये जो फैसला है चोलिस्तान कैनाल्स का, ये जो नई कैनाल्स बन रही हैं, इसमें रियासत के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। तो जब ये चीज़ होगी तो पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इन चीज़ों के ऊपर रियासत के खिलाफ जाते हुए सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इसलिए हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मुराद अली शाह के फ्रंट के ऊपर तो वो और बात करते हैं, लेकिन जब आसिफ अली ज़रदारी गवर्नमेंट मीटिंग्स में होते हैं या जो वहाँ पे कानून साज़ी या मामलात कानूनी तौर पे तय किए जा रहे होते हैं तो उनका मौक़िफ़ और होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि मैंने पहले भी ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट को, वो उनकी नुमाइंदगी कर रही है। और पीपल्स पार्टी के लिए मसला ये है कि उनके ऊपर एक मुश्किल सिचुएशन है। एक साइड पे तो उन्होंने अपना बयानिया सिंध का जो है, सिंधी कौम परस्ती का, उसको लेके चलना है कि जी हम सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मसला ये कि वो किस हद तक रियासती फैसलों के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल पीपल्स ठीक है। पार्टी ने अब तय करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चीज़ की मेरा ख्याल है क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका माजिद निज़ामी साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। मसला जनाब सूबों का है, इसे जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिए बजाय इसके कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अंदर ये मसला मज़ीद ख़राब हो जाए और नुकसान अवाम का हो। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर से हम वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और आज एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होते रहते होंगे, स्पेसिफ़िकली जिनके बच्चे हैं या जिनके बच्चे टीनेज में दाखिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई एडोलेसेंस, और इस सीरीज़ ने तकरीबन 71 मुल्कों में नेटफ्लिक्स की रेटिंग्स में सर फहरिस्त रही। 2 करोड़ 83 लाख व्यूज़ इसने हासिल किए। पाकिस्तान में भी ये टॉप 10 के अंदर आ रही है। और बेसिकली ये एक बच्चे की कहानी है और उसके गिर्द घूमती है कि किस तरीके से वो एक कत्ल कर बैठता है अपनी ही एक स्कूल फेलो का। और जैसे जैसे इंकशाफात होते हैं तो पता चलता है कि उसकी जहनी हालत, जिसके अंदर बुलिंग भी शामिल थी, बल्कि गुस्सा, सोशल मीडिया का जहरीला इस्तेमाल, ऐसी स्लैंग लैंग्वेजेस जो आजकल के जेनजीज बच्चे जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। सो इट वाज़ एन आई ओपनिंग फिल्म। और आई ओपनिंग इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बच्चे आजकल बहुत प्रेशर का शिकार हैं सोशल मीडिया को लेकर, और ज़हनी सेहत बच्चों की कितनी अहम है और किस तरह वो इग्नोर हो रही है या किस तरह हम उसको निगेट कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे पा रहे, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर ताहिरा मालिक साहिबा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का। सो बेसिकली फ़िल्म तो फिल्म होती है, कहानी है, लेकिन ये पॉपुलर इसलिए भी हो रही है कि लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसके साथ, अपने बच्चों के साथ। और बच्चों में गुस्सा और बच्चों के जो एहसासात हैं, स्पेसिफिकली जो बुलिंग बच्चे फेस करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हो रही हैं, लेकिन अवेयरनेस इतनी नहीं है। आपके पास कितने केसेस आते हैं ऐसे? देखिए, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है, इस मूवी का नाम है अडल्सेंस। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अडल्टहुड और अडल्सेंस को दोनों को मिक्स कर दिया गया है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अडल्सेंस किस एज को कहते हैं। ये वो एज है जिसमें हम आम तौर पे माएँ कहती हैं अच्छा ये तो बच्चा है, इसको क्या ही पता है। लेकिन आजकल का जो डिजिटल दौर चल रहा है, इस दौर में इन बच्चों की ग्रोथ शायद अडल्टहुड से भी ज़्यादा फास्ट होती जा रही बिल्कुल है। ऐसे। और रही बात क्लिनिक में प्रैक्टिस की, तो डेफिनेटली ढेरों ढेर ऐसे मामलात आते हैं और उसमें पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता है। पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि कंट्रोल मोबाइल फ़ोन में भी कंट्रोल ऐप्स आ चुके हैं, पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप्स हैं। हमने स्क्रीन टाइम किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। माँ को अपनी किटी पार्टी से जो है वो फुर्सत नहीं है, या फिर खाना बनाना है तो बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया जाता है, यूट्यूब जैसी चीज़ें हाथ में पकड़ा दी जाती हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। उसका नतीजा फिर इस तरह की मूवीज़ में दिखाया जाता है। अच्छा,
मुझे लगता है ये दौर बड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल। बतौर एक माँ, मेरी भी बेटी है, 8-9 साल की है वो, तो बतौर चैलेंजिंग इसलिए भी है कि आप आजकल के जो बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली कहते हैं जी आपको नहीं पता, आपका ज़माना नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, और निगेट करते हैं वालिदैन की बात को। तो ये एक बच्चे का नहीं, मजमूई तौर पर यही तासुर है। सो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बिकॉज अक्सर हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया एक्सपोज बहुत ज़्यादा है, बच्चे हर इंफॉर्मेशन एसेस कर पा रहे हैं। सो क्या कंट्रोलिंग वे होना चाहिए? देखिए मिस इकरा, आपने हमारी जब हमारे से पहले वाले वालिदैन को देखा जाए तो वो हमें जब कहते थे पता है हमें तुम क्या बात कर रहे हो, तो वो 20 साल 25 साल बड़े थे हमसे, वो इतना बड़ा टाइम ट्रेवल नहीं था। फिर अब जब हम बड़े हुए तो हमारा भी यही टाइम ट्रेवल था। अभी भी जो है वो टाइम ट्रेवल बच्चों का और आने वाली नस्ल का उतना ही है, लेकिन सोशल मीडिया ने आप कह लें वो 50 साल का गैप लेकर आ चुके हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऐप्स हैं, चीज़ें हैं, हमें पता ही नहीं है। इवन दो हम खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अब इसमें आप कह लें कि माँ को एक घर को भी संभालना है और टेक्नोलॉजी को भी समझना है। जब तक हम इस चीज़ को, अब AI आ चुका है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं कि अब आप कह लें कि माँ बाप की डबल से ट्रिपल जिम्मेदारी हो चुकी है। उन्होंने घर को देखना है, अच्छे परवरिश देनी है, उसके साथ साथ ये भी सीखना है कि बच्चा जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे बुली हो रही है या नहीं हो रही है। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी कोई इस तरह की वैल्यूएबल डिस्कशन हो नहीं रही होती है, सॉरी टू से। वहाँ पे भी सिर्फ हम उसकी कारकर्दगी को डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि कारकर्दगी के साथ साथ जो उसका सोशल उठना बैठना है, उसके साथ लोग किस तरह रवैया कर रहे हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं आप कहने पर से पुष्ट रह जाती हैं। अच्छा, एक और बड़ा एक अहम फैक्टर है जो इस मूवी के थ्रू हाईलाइट हुआ, बट इट डू एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी एज वेल, वो ये है कि आपस की जो लैंग्वेज है कोड साइंस की, वो बहुत नज़र आई। बिकॉज जेनजीज़ के अंदर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका मतलब शायद मुझे भी ना पता हो, ऐसे सिम्बॉलिकल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी ना किसी तरह कोई और मीनिंग जो है वो दे रहे हैं, बुलिंग की सेंस में, हरासमेंट की सेंस में, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, उन्हें धकेल दिया जाता है कि वो यूट्यूब की रील्स बनाएं, वीडियो बनाएं टू जनरेट मनी, और हमारे पास ऐसी बड़ी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। ये कितना नुकसानदेह है बच्चों के लिए? आपने न्यूबॉर्न बेबीज के जो हैं बहुत से बड़े बड़े स्टार्स हैं जो बच्चा पैदा होते ही इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना लेते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे उसके फॉलोअर्स हैं, यानी कि आँख खुलने से पहले ही उसने शोहरत की जो है वो कह लें दुनिया में कदम रख दिया। अब उसके ऊपर एक प्रेशर है। अब टाइम के साथ साथ आप ये देखिए उसकी मेंटल ग्रोथ क्या होगी, उसकी पर्सनालिटी की ग्रोथ क्या होगी, उसके ऊपर तो माँ बाप की तरफ से लाया हुआ एक और प्रेशर है कि हम यहाँ थे बच्चे तो अब तुमने इस पॉइंट पर जाना है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग बहैसियत पेरेंट्स ही बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं, रादर देन कि हम साथ बैठें, हम पूछें पूरा दिन कैसा गुजरा, बच्चे को तसल्ली दें कि अगर कोई मसला हुआ है, या फिर आजकल की माएँ ये कहना शुरू कर दे, वालिदैन दोनों में वालिद की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे को साथ में उठा के कहा जाए कि अगर कोई ऐसी बात जो तुमसे गलत हो चुकी है, तुमने घबराना नहीं है, बल्कि तुमने हमें बताना है। हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बल्कि उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो रादर देन कि बच्चा कत्ल की हद तक पहुंचे, उससे पहले जो मराहिल हैं जो उसको साइकोलॉजिकली तकलीफ दे रहे हैं, वो वहीं पर डिस्कस करने लगेगा। बिल्कुल सही। और टीचर और बच्चे का ताल्लुक आजकल के ज़माने में एक तो कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? बातचीत इज़ द ओनली वे, या कुछ और भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए? मैं एक चीज़ के आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बल्कि मैं ये बात करना चाहूँगी कि मैं इस चीज़ के बड़ी खिलाफ हूँ, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो मैं एनालिसिस करती हूँ कि टीचर्स आपकी फेसबुक पे ऐड हैं, आपके इंस्टा पे ऐड हैं, आपके स्नैपचैट पे ऐड हैं, यानी कि आपकी रील्स चल रही हैं, तो वो जो तकद्दुस है, वो जो एहतराम है, वो जो लिहाज है, वो कहाँ है? हमारे तो
नहीं है ना नहीं थी, हमारी तो जुर्रत नहीं थी अपने टीचर्स को बाहर मिलके नजरें झुका ली जाती थी, सलाम करते हुए भी दिल ऐसे कर रहा होता था कि भाई हम बाहर मिल रहे हैं। लेकिन अब के बच्चे तो ऐसे हैं जैसे वो टीचर नहीं, वो दोस्त हैं। देखिए हर रिश्ते का एक तकद्दुस होता है, एक लिमिट होती है, जब हम उसको उस लिमिट को ब्रीच करने लगते हैं तो आप समझ लें कि उस रिश्ते से मिलने वाली जो शिफा है, जो फ़ायदे हैं, वो सारे ब्रीच होते नज़र आते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन आपको लगता है हमें ज़रूरत है कि हम स्कूल के अंदर इस तरीके का एक तो कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट सेशंस एनुअली होने चाहिए। दूसरा, जिस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यहाँ की काम कर रही है, ये फिल्म बनी है और सारे मुल्कों में देखी जा रही है, ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, हमारा कंटेंट बच्चों के लिए ज़ीरो हो चुका है। ज़ीरो हो चुका है हमारा कंटेंट है, तलाक हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, किस तरह से गरीब औरत को अमीर मर्द मिल गया, उसने कौन सी ऐसी चाल चली, ये वो कंटेंट आपको लगता है कि ये वो कंटेंट है जहाँ पे हम बच्चों के साथ बैठ के देख सकेंगे? हम क्या सिखा रहे हैं? कोई ऐसी आप सीरीज़ मुझे उठा के दिखा दें जिसमें ये सिखाया हो कि जब शुरू यही हो कि जब पेरेंट्स जो हैं निगलेक्ट करते हैं तो बच्चों का रिज़ल्ट क्या आता है, हमें क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 शादियाँ 3 शादियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अमीर इंसान है तो वो धक्के देता हुआ अपनी हेरोइन को लेके जा रहा है और वो हीरोइन भी उसके प्यार में मुब्तला हो गई। ये कंटेंट दिखा के हम बच्चों में क्या इंड्यूस करना चाह रहे हैं? और सॉरी टू से ये वो लोग हैं जो नामवर लोग हैं, जो इस सब का हिस्सा हैं। अच्छा, आजकल एक इसी कंटेंट से मुझे याद आया, एक निजी चैनल पे एक हॉरर ड्रामा जो है वो चल रहा है और तकरीबन उसके अंदर भी स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, एक बच्ची है और 2 बच्चे हैं, एक स्कूल गोइंग टीनेजिंग उस पर ग्रोइंग एज में वो दिखा रहे हैं। सो माय कंसर्न वाज कि उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जनाब ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो कज़न्स हैं, तो आपस में एक दूसरे के लिए लाइकनेस इनकी डेवलप हो रही है दिल में। सो मेरे लिए कंसर्न ये था कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग व्हाट वी आर एक्चुअली प्रोपिगेटिंग, और बच्चों के थ्रू हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि जनाब बच्चे के दिल में फीलिंग्स आ रही हैं अपनी कज़न को लेके, वो भी स्कूल गोइंग है, वो भी स्कूल गोइंग है। ये कंटेंट कितना डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखिए जब एडल्सेंस की बात आती है ना, अगर बुकिश बात करें तो 10 से 17 साल की उम्र को हम एडल्सेंस की कैटेगरी में डालते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल बात करें तो 7 साल 6 साल का बच्चा भी वही फील कर रहा है, वही हार्मोनल चेंज फील कर रहा है, बॉडी में चेंज फील कर रहा है, एहसासात में फीलिंग आ रही है। अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और टीचर्स की भी, जिनको एक अच्छी खासी फीस पे की जाती है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को बताया जाए कि जब जब हम इस मरहले से गुजरते हैं हमारी बॉडी में ये चेंज आता है। गुड टच बैड टच ये है, इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि ये रियल फीलिंग है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम एक हार्मोनल चेंज का शिकार हो। ये चीज़ें तो हमारी जिम्मेदारी है ना, बहैसियत आप कह लें माँ, बहैसियत फादर, बहैसियत टीचर, बहैसियत प्रिंसिपल, हम बड़ों की जिम्मेदारियां हैं कि बच्चे को साइको एजुकेट किया जाए। अब आप मुझे बताएं, बच्चा बिना कुछ जाने एक नई दुनिया में एंटर हो रहा है, कदम रख रहा है और उसे यही नहीं पता है कि अच्छा ये जो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, ये जो दिख रही है, इसके नुकसानात क्या हैं। इंसान, हम अगर अपने बारे में भी सोचें, जब हम छोटे थे तो हमें भी तो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, लेकिन गुड टच बैड टच, इन फीलिंग्स के बारे में बात करना, फिर थोड़ी सी माँ बाप को थोड़ा सा जो है वो लफ्ज़ों का तयन करते हुए बोल्ड तरीके से भी चीज़ें बताना बड़ा ज़रूरी है, और रादर देन के बाहर से वो चीज़ें पता चलें। ये जो हार्मोनल चेंजेस की आपने बात की, 12 से उम्र से ऑनवर्ड्स जो ये उम्र है 12, 13, 14 साल के बच्चे अक्सर सुनते भी नहीं है अपने वालिदैन की, और टीचर्स को भी नहीं सुनते, और मुझे तो लगता है हमारी जो बच्चे हैं जो 8-9 साल के, वो भी नहीं सुनते। तो नहीं सुनते। आप ये जो इशू है टू मेक देम अंडरस्टैंड, या फिर एक कुछ लोग कहते हैं जनाब आप दोस्ती का रिश्ता बच्चों के साथ बनाएं, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक हद तक आपको सख्त भी होना पड़ता है उनके साथ, बिकॉज हमारे वालिदैन एक आध लगा भी देते होते थे हमें, लेकिन अगर आजकल लगा दे तो बच्चे कहते हैं जनाब दिस इज फिजिकल वायलेंस यू आर डूइंग ऑन अस। ये बेसिकली ना क्या चाहिए? एक वेस्टर्न आप कह लें कि एक आइडियोलॉजी को हम इस यहाँ पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लो सेल्फ स्टीम है बेसिकली। हम बड़ा मॉडर्न दिखना चाहते हैं, मार नहीं जो है वो प्यार। अगर मार नहीं प्यार का कॉन्सेप्ट इतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता
तो अल्लाह मार और प्यार का आइडिया क्यों देता? इंसान बेसिकली उस हड्डी से बना है जिसको प्यार और मार दोनों की ही ज़रूरत है, लेकिन हम इस बात को जो है वो दबाते चले जाते हैं और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो उन हरकत का शिकार हो रहे हैं जिसके बारे में जब हम देखते हैं तो यकीन माने हैरत दंग रह जाती है कि वाकई ही ये इस छोटे बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का भी पता है और वो ये चीज़ें कर रहा है। तो ये पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें मॉडर्निज्म के चक्कर में अपनी आने वाली नस्ल को तबाह नहीं करना है। अगर कोई हमें सो कॉल्ड बैकवर्ड भी समझता है तो सो व्हाट, हमारी नस्ल का ठीक होना ज़रूरी है। हमें कहीं किसी से तगमा नहीं लेना है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम ये हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने ये भी देखा है अपने क्लिनिक में कि जो माएँ अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूलिंग करवा रही हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूल से पढ़ें, वो उनकी किटी पार्टी का जो बैच है वहाँ पे ये शो करने के लिए कि हमारा बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है। ये इट्स रियली हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन है। अच्छा, कुछ हमारी माशरे सोसाइटी के अंदर भी कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स ऐसे डेवलप हो गए हैं जो बड़े नुकसानदेह हैं। जिस तरह बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं, चाहे वो बच्चियां हों या बच्चे हों, कि जनाब वी नीड टू हैव अ स्लीप ओवर्स चाहिए हमें। फिर उसके बाद हम किसी रेस्टोरेंट में गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, फिर हम बर्थडेज सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। इट्स अ थीम्ड बर्थडे। जो वालिदैन कोप अप फाइनेंशियली कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाते उनके लिए भी मसाइल हैं। सो आपको लगता है ये जो एक्स्ट्रा नुमाइश है पैसे की, या फिर ये जो दौड़ है, जिस तरह शादियों के लिए अक्सर होता है ना, सोशल मीडिया पे शादियां हैं तो लड़कियां फैंटेसाइज करती हैं और जब वालिदैन नहीं वो शादियां उस तरह की कर पाते तो इवेंचुअली डिप्रेशन होता है। बच्चों के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब इसकी जड़ जो है ना मिस, आप देखें स्कूल्स, जब आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है और अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आप अच्छी खासी बड़ी रकम ले रहे हैं ना बच्चों से स्कूल की फ़ीस की सूरत में, लेकिन जब उनके एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं तो वो क्या लिखा जाता है नोटिस बोर्ड पे, जिसने हिस्सा लेना है उसको ये ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड अपने ही पैसों से आप लेकर आओगे तो ही आप हिस्सा ले सकते हो। मतलब कि हम टैलेंट को तो फ़रोग नहीं कर रहे। अगर एक बच्चा टैलेंटेड है और उसकी माँ बाप की पॉकेट नहीं इजाज़त देती कि वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम जो कि 10 से 15 मिनट की जो है परफॉर्मेंस के लिए 2-3 हज़ार या 5-6 हज़ार का वो ड्रेस नहीं अफोर्ड करते, तो हमने तो उस टैलेंट को दबा दिया, बल्कि उसको उस डिप्रेशन में धकेल दिया कि देखो तुम्हारे माँ बाप तो अफोर्ड नहीं करते थे, उस वजह से तुम नहीं कर पाए हो। अच्छा, और व्हाट इज द राइट एज टू गिव द गैजेट्स टू द किड्स? स्पेसिफिकली ये जो फ़ोन है, बच्चे तो आजकल स्कूल्स गोइंग भी फ़ोन लेके जा रहे होते हैं, कई स्कूल्स में मना है, कहीं नहीं है। कुछ में मना है, कुछ में नहीं है। सो व्हाट इज़ द राइट एज कि आप इन्हें फ़ोन या गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन्स दे दें टू यूज़? अच्छा, अगर इसके दो जवाब हैं कि प्रैक्टिकल और एक है आइडियल। आइडियल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं लेके चल सकते क्योंकि जो माहौल चल रहा होता है उसके साथ फिर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, रादर देन कि बच्चा ये समझे कि मैं एक बड़ा अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रहा है। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। आइडियली तो बच्चों को आपका ये जो टैब है विदाउट सिम होना चाहिए है, पेरेंटल कंट्रोल ऐप के साथ होना चाहिए, वो भी तब जब वो 10 साल से ऊपर जा रहा है और उसमें भी आपका इंस्टॉल किया हुआ कंटेंट होना चाहिए। अब आती है बात कि बच्चे 4 साल 5 साल में पकड़ लेते हैं। आप कार्टून्स उठा के देख लें, वो वल्गर किस्म की ड्रेसिंग कार्टून्स के कैरेक्टर्स ने की हुई है, वो कॉन्सेप्ट जो हम हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चों को कैसे पता है, वो बाद में जब रूल आउट किया जाता है तो वो कार्टून्स में दिखाया गया है, तो हम बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा तो कार्टून देख रहा है। हाँ, मुझे लगता है आपने 3-4 साल भी ज़्यादा उम्र बता दी, अब तो 1-1.5 साल के बच्चे को भी खाना खिलाना हो तो यू हैव टू पुट द कार्टून्स ऑन द टीवी। और उसमें फिर इतने कलरफुल वो हैं कि आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स उसकी वजह से अग्रेसिव भी हो सकते हैं। आप कह लें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, जब आप उनसे वो टैबलेट या मोबाइल छीनना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर यल करने लगते हैं, चीज़ें फेंकने लगते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा एतदाल और थोड़ी सी स्पेस देनी खुद को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए। और मौला अली का उस कॉल को याद रखना चाहिए जहाँ वो ये फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अपने दौर के हिसाब से नहीं, उनके दौर और उनके चैलेंजेस के हिसाब से जो है वो पाले और उनकी परवरिश करें। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो मौसम अब बहुत हद तक तब्दील हो चुका है और गर्मी ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और बता रही है कि जनाब मैं अब आने वाली हूँ, आप लोग अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लें। ख़ासा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ हीट वेव के बायस मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर हम देखते हैं कि हस्पताल भी भर जाते हैं बिकॉज़ हीट वेव से आपके अंदर बीमारियां भी जन्म लेती हैं। और स्पेसिफ़िकली इस पे बचाव कैसे मुमकिन है, किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली काम करने के लिए भी आपने घरों से बाहर जाना है और आप लोग बाइक्स पे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं और भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसी के हवाले से हम बात करेंगे और मेरे साथ जनाब डॉक्टर साहब मौजूद होंगे जो कि इस पर हमें गाइड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हीट वेव का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंसानी सेहत पर इसके बड़े ख़तरात होते हैं और हम इसको बड़ा निगेट कर रहे होते हैं असल में, लेकिन क्या कुछ सवेयर रिएक्शंस हो सकते हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हेयर। तो इसमें हम बड़ी सादा ज़ुबान में बात करेंगे क्योंकि हमारे नाजरीन को समझ आए, वो इसको घर में बैठ के इस चीज़ से बच सकें। अच्छा। तो मैं एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, हम लोग जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हॉस्पिटल जैसी गर्मी की शिद्दत इख्तियार करता है हमारा रीजन, तो उसमें हॉस्पिटल की एमरजेंसीज जो होती हैं उसमें मैक्सिमम पेशेंट आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ और हीट स्ट्रोक के साथ। अच्छा। अब उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग पहले से ही कुछ कोमॉर्ब में मुब्तला होते हैं, जिनको दिल के मसले हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और आपको पता है कि मैं अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ कि हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आपको पता है वो लेबर है। लेबर से बेचारे जो है लेबर हैं जो बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, रिक्शा और चला रहे बहुत होते कम हैं। जो पॉपुलेशन है वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाइक्स तक महदूद हैं। जो इस गर्मी की शिद्दत में जब वो बाहर निकलते हैं तो हीट वेव के नतीजे में उनकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी, मैं कह रहा हूँ कि सर से लेकर पाँव तक कोई भी जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं होता जो मुतासर नहीं होता है। मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं, वो दिमाग की कुछ तवाज़ुन के बिगड़ने के साथ आते हैं, जिसको हम अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। उनके साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट हैं, वो अपनी बीमारी की एग्जैसरबेशन के साथ आते हैं, जो कि इनकी सिम्टम्स होती हैं वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे इमरजेंसी से। मैं आपसे मज़ीद इस हवाले से बात करूंगी, लेकिन पहले ज़रा मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। कराची और लाहौर से हमारी पब्लिक न्यूज़ की जो नुमाइंदा हैं वो मौजूद हैं, इकरा और नताशा। तो सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। हीट वेव का मसला बहुत है कराची में, इकरा, और कितना बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड, और कब से ये हीट वेव शुरू होगी? अरमला, अगर हम मौसम की बात करें ना तो कराची में मौसम में गर्मा शुरू होते ही गर्मी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और गर्मी ने स्टार्ट से ही बता दिया है कि कराची में गर्मी आ चुकी है और जून जुलाई में कराची वालों का बुरा हाल होने वाला है। मौसम गर्म और मरतूब है। गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले की अगर हम बात करते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, समुद्री हवाएँ बंद थी, हब्स की कैफियत थी, पारा 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज अगर हम मौसम की बात करें तो आज शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात ने आज शहर कायद में कहा गया है कि कराची के शहरियों को खुशखबरी सुनाई है कि कल शहर कायद में लोकल डेवलपमेंट के तहत जो है वो कराची के कुछ शहरों में, कराची के कुछ इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है, जबकि लोकल डेवलपमेंट के तहत कराची के मज़ाफ़ात में अच्छी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। कल महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि कराची में आइंदा चंद रोज़ तक जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। जबकि अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध का उन्होंने कहा था कि सिंध के दीगर अजला में आज जो है वो हीट वेव अलर्ट जारी किया है, जिसमें दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़ायद रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। और वहाँ पर आज जो है वो सिंध भर के मुख्तलिफ अजला में बारिश के इम्कान भी है। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कल बारिश की पेशगोई की गई है। अब देखते हैं कि ये पेशगोई हमेशा की तरह जो है वो सही साबित होती है या नहीं, क्योंकि कराची वालों को बेसब्री से बारिश का इंतज़ार है। मौसम सरमा में जो है वो बारिशें नहीं देखने को मिली, अब मौसम गर्मा आया है तो कराची की आवाम जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए बेताब है कि कराची में कब बादल बरसे और वो कराची की बारिश को एंजॉय करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो गर्मी की शिद्दत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड अभी सुबह के औकात में महसूस की जा रही है। ठीक हो गया। आज जो दिन भर में दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए गए हैं। जी इकरा, वैसे आप
आप और मैं हम नाम ही हैं। अर्मिला तो अभी छुट्टी पे हैं और वो इस गर्मी से फ़िलहाल दूर ही हैं। जल्दी आपको ज्वाइन कर लेंगी। हर वक्त हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से नताशा मेरे साथ मौजूद है। नताशा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? ये तो कल भी बहुत गर्मी थी, मुझे लग रहा था कल ही हीट वेव आ गई है, बट कब से शुरू हो रही है? कितना मैक्सिमम दर्जा हरारत एक्सपेक्ट करें हम? इकरा, लाहौर का मौसम तो सिंध की तरह और कराची की तरह इस कदर गर्म नहीं है, नॉर्मल वेदर ही है। और तो अगर हम दोपहर के वक्त की बात कर लेते हैं तो दोपहर के वक्त में दर्जा हरारत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई थी कि गुज़श्ता रोज़ भी बारिश होगी और आज भी ये बताया जा रहा है कि बारिश के इम्कानात हैं। चूँकि बाहर का मौसम है, आपको पता है, तो बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं, कभी हवा होती है, कभी सूरज होता है और कभी बादलों का बसेरा भी होता है, तो नॉर्मल वेदर रहता है। लेकिन आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शहर लाहौर का जो पारा है वो हाई होने वाला है और शहरियों ने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है क्योंकि हीट वेव से आपने बचना भी है। और अगर हम हुकूमत की बात कर लें तो हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है शहरियों के लिए कि आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और दीगर जो अगर हम इदारों की बात करें तो उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने वाटर कूलर्स और दीगर जो इंतजामात हैं हीट वेव से बचने के लिए वो भी करने हैं। लेकिन इसके अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ इदारे क्या काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वैसे काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा जैसे हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। लेकिन लाहौर में फ़िलहाल हीट वेव्स का आगाज़ अभी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में हीट वेव्स का जो आगाज़ है वो हो जाएगा। और ये भी शहरियों को हिदायत की जाती है कि आपने सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों से गैर ज़रूरी नहीं निकलना है। लेकिन इकरा क्या करें, काम भी करना है, फिर जैसे कि हम भी धूप में खड़े हैं, बाकी सब ने भी धूप में ही घरों से बाहर निकलना होता है और फिर काम काज को जाना होता है। लेकिन साथ ही साथ आपने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। अब दर्जा हरारत की तरफ आ जाते हैं लाहौर का, तो लाहौर का अभी फ़िलहाल जो कम से कम दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 20 से 22 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। और हवा में आज नमी का तनासुब कम है, तकरीबन 28 से 30% है और हवा 2 से 3 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। अभी तो सूरज का जो पारा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है जैसे हमने पिछले दिनों में देखा, क्योंकि हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो सूरज की तपिश आज उस कदर महसूस नहीं की जा रही है क्योंकि हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और बारिश की प्रेडिक्शन भी की गई है। तो उम्मीद ये की जा रही है ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ प्रेडिक्शन हुई है बारिश की, वहाँ वहाँ बारिश हो जाए और मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाए और गर्मी जो है वो 1-2 दिन थोड़ी सी और कम भी रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में यही बताया जा रहा है कि हीट वेव ज़्यादा होंगी और आपने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। और जो गर्मी का इजाफा टेनोर बताया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, एहतियात लाजमी है, एहतियात ही है, बिकॉज इलाज तो फिर महंगा हो जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब, अक्सर होता है ऐसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा वी रश टुवर्ड्स द कोल्ड ड्रिंक्स और हमारा ये होता है कि ठंडा ही पानी हो, ठंडा ही शरबत हो, ठंडा ही नींबू पानी हो। ठंडा मशरूब या ठंडा होना उसका लाजमी है या वो नुकसानदेह है या एतदाल वाला मामला होना चाहिए? देखिए, जब हम एमरजेंसीज़ में काम कर रहे होते हैं, जब हीट्स, तो अभी हमारी एडवाइजरी बिल्कुल जारी हो चुकी है, हम लोग अलर्ट हैं कि इस तरह के कोई केसेस आएंगे तो हम उनको डील करेंगे। हमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो आते हैं या मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो साथ गैस्ट्रो में भी मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी का वो कुछ ऐसे जगह पे स्टॉल्स पे रेडी वाले लोगों से अनहाइजीनिक फूड ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पी लेते हैं जिससे वो साथ इन चीज़ों में भी मुब्तला होकर आते हैं। दूसरी बात, आपकी बात की तरफ जाते हैं कि क्या उनका ठंडा होना ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ हमारी बॉडी को वाटर चाहिए, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बॉडी की नीड है। जो ठंडा गर्म की तस्कीन है ये इंसान ने खुद बनाई है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर जा रहा है अकॉर्डिंग टू वेदर, ऑब्वियसली हम लोग पसंद करते हैं कि सर्दियां हो तो थोड़ा पानी जो है वो हॉट होना चाहिए, ये इंसान की अपनी तस्कीन है। लेकिन ये है कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी की हाइड्रेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी होगा तो उसने वही काम करना है, अगर ठंडा होगा वही काम करना है। बल्कि जो ठंडा पानी है वो आपका गला ख़राब कर सकता है, वो आपकी चेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या अनहाइजीनिक कोई पानी ले रहे हैं किसी ऐसी जगह से तो वो आपको और चीज़ों में भी मुब्तला कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग जूसेस का या कुछ ऐसी जिस तरह सरदाई बन रही होती है या फिर गन्ने के जूस होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, या फिर वो जो लाल शरबत हमारे बहुत पॉपुलर हैं वो, या और बड़ी चीज़ें डाल के उसको इस्तेमाल, मुख्तलिफ सीड्स डाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
स्पेसिफिकली बीइंग अ डॉक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो वाकई ठंडी तासीर देता है और वो आपको लेना चाहिए? अच्छा, ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये हमारी ओपीडीज़ में आके एक लेमैन हमसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि चलिए हमने अगर गर्मी हो गई है या गर्मी का मौसम है, कौन सी ऐसी मशरूबात हैं जिनसे हम अपनी बॉडी के मिनरल्स भी पूरे कर सकते हैं या हमारी हाइड्रेशन का स्टेटस है वो भी वेल मेंटेन रह सकता है। डाल लेते हैं अक्सर बिल्कुल। अगर इसमें हम बात करते हैं जो भी मशरूबात की आपने बात की, ये बर्फ़ डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर तो कोई यंग बंदा है, अगर उसको कोई डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई और चीज़ में मुबतला नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, किसी CKD नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर मैं बहुत रिलैक्स करता हूँ पेशेंट को, मैं बिल्कुल चीज़ों को रोकता नहीं हूँ। आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन उसको एक मुतवाज़न के अंदर रखते हुए। किसी भी चीज़ को जब आप एक्सेसिवली इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। वर्स्ट हीट वेव से नुकसान क्या हो सकता है? अच्छा, एक तो हमें समझना पड़ेगा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि एक सादा लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे नाजरीन जो है उन तक हमारा जो आज के बैठने का मकसद है ना, ये पूरा होना चाहिए। क्योंकि हमने वो केसेस देखे हैं इमरजेंसीज के अंदर, हमारे पास लोग बेचारे जो हैं वो फोत भी हुए हैं बहुत से। मैं इसलिए पूछ रही हूँ व्हाट इज द वर्स्ट सिनेरियो? ये प्रिवेंटेबल, सबसे पहले अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, ये प्रिवेंटेबल कॉज है, इसको हम बचा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि जिससे बचा जा सकता है। ठीक है। ये अच्छा, इसमें कॉज क्या हो सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप धूप से बाहर अंदर आए हैं, घर में आए हैं, या कोई भी आपके इर्द गिर्द, आपके नेबर में आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर आपको कंप्लेन करता है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, या आप फील करते हैं 103 104 का उसको बुखार है, साथ उसको हेडेक है, या उसका मेंटल स्टेटस जो है वो मेंटेन नहीं है, वो बहकी बहकी बातें कर रहा है, या उसके दिल की धड़कन है वो तेज़ हो गई है। अब ये सारी बातें इकट्ठी एक पेशेंट में नहीं आ सकती हैं, ये भी समझिएगा। हर पेशेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आता है हमारे पास। एक बंदा है वो बाहर से आया, उसकी दिल की धड़कन तेज़ है, तो ये डिहाइड्रेशन है उसको। तो ये सारी अलामात जब आएंगी तो ये सारी पेचीदगियाँ होती हैं हीट स्ट्रोक की। अब इसका जो वर्स्ट सिनेरियो हम लोगों ने देखा था, उस पेशेंट का जो ब्रेन था वो मफलूज हो गया था। क्योंकि सबसे पहले हीट ने करना कि अगर हम वो मैकेनिज्म समझते हैं तो हमें बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें समझ आएंगी। देखें, अगर कोई चीज़ आप धूप में रखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। हमारी जो बॉडी है ये सेल से मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब कुछ है। जब एक्सेसिवली हीट इसके ऊपर पड़ती है तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स की प्रोटीन डिनेचर हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि प्रोटीन काम करना छोड़ देती है, और वो बॉडी के आर्गन जो प्रोटीन को एज अ डाइट ले रहे होते हैं वो तो आपको पता है वो डेड हो जाएंगे। सबसे पहले जो मुतासर होता है वो ब्रेन होता है। ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रेन एडीमा हम बोलते हैं, वो हो जाता है। जब ब्रेन का काम नहीं होगा, आप बताएं इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? अच्छा, उसके अलावा एक और इशू बड़ा रहता है सनबर्न का। आप कई स्किन का रंग फ़र्क हो जाता है, चेहरे का रंग फ़र्क हो जाता है। सनबर्न से बचने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप वो सन ब्लॉक लगा के बाहर निकला करें या अपने आप को ढांपा करें। सर, एक और बड़ा एक अहम फैक्टर मैं चाहूँगी कि आप उसको एड्रेस करें कि हमारा बॉडी टेम्परेचर अक्सर गर्म रहता है, और बुखार हो तो सबसे पहले बच्चों के लिए तो सजेस्ट ये किया जाता है कि आप बच्चों को बाथ दिला दें ताकि बुखार का टेम्परेचर नीचे आए। सो अगर आपको फील हो कि हीट वेव में टेम्परेचर ज़्यादा है, सो बाथ इज़ द ओनली ऑप्शन, कि उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं। देखिए, इसकी 2 स्टेजेस हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट को हमने फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। अगर आपने अपने घर में, किसी नेबर में, किसी पेशेंट को, स्कूल्स में अक्सर हो जाता है, उन तमाम असातिज़ा के लिए जो अपने जिनके स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो उसकी कॉज है उसको दूर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर वो धूप में खड़ा है, बैठा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उससे उसको किसी शैडो में ले जाएं, साइड पे ले जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पे, ये स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, अगर तो उसने कोई मोटे कपड़े पहने हैं, कोई इस तरह के कपड़े जहाँ से उसकी हीट रेडिएट होके बाहर नहीं निकल पा रही है। आपको पता है जब हीट एक जगह टकराती है रेडिएशंस, तो उन्होंने रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह जाना है। तो जब वो नहीं हो पा रही तो उनके कपड़ों को लाइट करें, जितना उसको एक्सपोज कर सकते हैं उसको एक्सपोज करें। सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर पे आप उसको बात दे दें ठंडे पानी से, जो नॉर्मल ठंडा पानी है उससे उसको बात दे दें। अगर वो पी सकता है, होश में है, तो उसको पानी पिलाएं। ये वो फर्स्ट एड चीज़ें हैं जिससे पेशेंट की मोर्टेलिटी आप 50 to 70% बचा सकते हैं। उसके बाद ये नहीं करना आपने ये करना है कि भाई वो पेशेंट तो ठीक हो गया, उसको अब घर रख लेते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक दफ़ा उसका मेंटल स्टेटस चेंज हुआ है, एक दफ़ा उसको हीट स्ट्रोक का अटैक हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर का एवेल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया है। आप डॉक्टर के पास, अपने करीबी मुआलिज के पास लेके जाएं, वहाँ पे उसका कंप्लीट असेसमेंट होगा। हम कुछ देर के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके ब्रेन को चेक करेंगे, उसके हार्ट को चेक करेंगे, क्या जिस्म में कुछ ये प्रोटीन डिनेचर होने की वजह से कुछ खुलियात टूटे, सेल्स टूटे, उसके कुछ बॉडी के ऑर्गन्स तो नहीं डैमेज हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग एग्जेसिव एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते जाते हैं पार्क में, जो बड़े अर्ली राइजर्स हैं वो तो 5-6 बजे चले जाते हैं कि जब तक धूप ना निकले वॉक कर लें, लेकिन उसके बाद किस टाइम पे इसको अवॉइड करना चाहिए, या स्पेसिफिकली गर्मी में जिम भी आप चले जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, लेकिन बाहर वॉक और एक्सरसाइज करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के अंदर ना हमारी मेडिकली हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। हीट स्ट्रोक की 2 टाइप्स आप कह लें, 2 तरह का हीट स्ट्रोक होता है। एक को हम एक्सर्शनल, आम सादा अल्फाज में जिसका ताल्लुक आपके जिस्म के कोई काम करने से, वर्जिश करने से होता है। ठीक है। सेकंड होता है नॉन एक्सर्शनल। अब दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सर्शनल ये एथलीट, जो लोग एथलीट होते हैं, जो लोग बेचारे लेबर हैं, वो बाहर काम करते हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सर्शन जब करते हैं तो वो जो हीट होती है उनकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है, बिल्कुल ऐसे वो ही। जब उनकी बॉडी का पानी ख़त्म हो जाता है, आम अल्फाज में हम कह रहे हैं, तो उसके बाद वो हीट स्ट्रोक का शिकार होते हैं। नॉन एक्सर्शनल का ये है कि वो एक्सेसिवली टाइम स्पेंड करें उस हीट एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर, तो उसके बाद उनको हीट स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। बिल्कुल ठीक है। एहतियात करें जनाब, हमारी कोशिश तो यही है कि इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको दे सके जिससे आप एहतियाती तदाबीर कर सके, बिकॉज जिस तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म यही है कि आप एहतियात करें और उसके बाद ऐसे डिफेंसिव मोड अपनाएं कि ऑब्वियसली हीट को तो नहीं हम बेच सकते, लेकिन अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। और इस सिचुएशन में एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो बेज़बान जानवर हैं उनकी भी पानी पीने का ख्याल रखें। अक्सर ये जो आप अपने घरों में या छतों के ऊपर पानी रखते हैं, इसको ज़रूर रखिए, बिकॉज गर्मी उन्हें भी लगती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और मेरे साथ अब मौजूद होंगी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, आमना अली साहिबा। वेलकम टू द शो आमना। और इसी के साथ जनाब हमारे किचन में भी हमारे जो मेहमान हैं, सुपर शेफ़ अजमल शाह साहब आ चुके हैं। थैंक यू अजमल साहब फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो पहले हमें बता दीजिए, अभी बन गया है या बना रहे हैं? मिस बना रहा हूँ चिकन पेपरिकाना चिकन पेपरिका बना रहे हैं जी मैम। और कुछ कलरफुल सी चीज़ें भी नज़र आ रही जी हैं। बस इसमें डिफरेंट चीज़ें, कैबेज और टमाटोज़ एंड मशरूम्स इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें इसकी सॉस बनाने के लिए मैंने डेमी ग्लेस बना रखी है, बटर का यूज़ कर रहे हैं, मशरूम्स हैं, मैदा है, और साथ में क्रीम थोड़ा हेल्दी है। और आप ये कह सकते हैं जैसे अभी आप गर्मी के लिए कह रहे थे, ये तो बिल्कुल लाइट जोन सा है, खाने के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सही। हम आप कंटिन्यू करें, हम आपके पास आते हैं। तो आमना, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल हम सोशल मीडिया के बुखार में मुब्तला हैं, और उस पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि ओवरनाइट जनाब बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। जिस तरह अभी मैं बात थोड़ी देर पहले कर रही थी, चिया सीड्स हो गई, फ्लेक्स सीड्स हो गई, फिर इन सब का मिक्सचर बना ले पम्पकिन सीड्स के साथ, तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है उससे। ये मिथ है, ये सच्चाई है, इसको किस तरह फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात की कि सोशल मीडिया का जो बुखार है, मेरा अक्सर क्लाइंट्स के साथ हर रोज़ इख्तलाफ चल रहा होता है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैजिक ड्रिंक बताएं कोई जिससे हमें फ़ौरन जो है हमारे सारे मसले हल हो जाएं, चाहे वो वेट इश्यूज़ हैं, चाहे कोई भी स्किन इश्यूज़ हैं, हेयर इश्यूज़ हैं, हमें कोई मैजिक ड्रिंक बताएं और उससे सब कुछ फ़ौरन हो जाए। तो शॉर्टकट्स कोई भी नहीं होते, आपको सही तरीके से सही चीज़ें फ़ॉलो करनी होती हैं। और जहाँ तक मैजिक ड्रिंक्स की बात है, कुछ हद तक ये मिथ है, लेकिन कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है, तो हम उस पर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। मिथ्स पे सबसे पहले हम आते हैं। इन ड्रिंक्स को लेके जो 2 सबसे बड़ी मिथ्स है ना, वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। एक तो ये कि ये जो मैजिक ड्रिंक्स है ना, इनसे वेट लॉस नहीं होता। आप अक्सर देखते होंगे कि फ़ैट बर्नर ड्रिंक्स हैं, मैजिक ड्रिंक्स है, ये ड्रिंक लें आपका 15 दिन में इतने किलो वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये जो ड्रिंक्स होती हैं ये आपको हाइड्रेट कर सकती है, एनर्जी बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वेट लॉस के लिए ये इस्तेमाल नहीं होती। दूसरा एक जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि ये आपको डिटॉक्स आपकी बॉडी को कर देती है। ये जो डिटॉक्स ड्रिंक्स है, आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स है, केमिकल्स हैं, वो निकल जाएंगे। तो हमारा जो लिवर है और किडनी है, वो अल्लाह ताला ने इतना वेल इक्विप्ड बनाया हुआ है कि वो ये सारे काम
कर रहा है वो इन ड्रिंक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अब जो लोग ये ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं कर सकते या पी नहीं सकते, क्या उनकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही? सो ये ड्रिंक्स जो है हमें इन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जूसेस भी बहुत ज़्यादा प्रोपिगेट हो रहे हैं और महंगे जूसेस अक्सर उसके अंदर हो रहे हैं। आपको लगता है कि डब्बे के जो महंगे जूसेस हैं या फिर फ्रेश जूसेस हैं, कौन से ज़्यादा बेहतर हैं हमारी हेल्थ के लिए? और स्पेसिफिकली मैं स्किन के लिए भी देख रही थी कि वो कहते हैं जनाब इसको आप रख दें तो ओवरनाइट रख दें तो स्किन पे यूँ आ जाएगा, ग्लो यूँ आ जाएगा, इस तरह का भी कुछ है? जी देखें, बीइंग अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट हम लोग हमेशा जहाँ जूसेस की जब बात आती है, डब्बे वाली और जितनी प्रोसेस चीज़ें हैं वो तो हम वैसे ही कहते हैं आप उनको लिमिट करें, क्योंकि वो देखें वो आप शेल्फ़ में जब आप लेने जाते हैं शेल्फ़ में कितने अरसे तक, महीनों तक पड़ी रहती हैं वो, इसीलिए क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होती है इतनी ज़्यादा, तो जिस चीज़ में इतने केमिकल्स और शुगर है वो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। जहाँ तक फ्रेश जूसेस की बात है, येस वो हेल्दी होते हैं, बट अगेन उसकी कंजम्पशन कितनी करनी है, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कौन से लोग ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में डायबिटिक्स की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो फिर आपने उनको अवॉइड करना है। फ्रेश जूसेस कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपनी स्किन और बाल सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। आप फल और सब्जियां वैसे ही खा लें बजाय कि आप उनको जूस की शक्ल में करें, क्योंकि जब आप जूस बनाते हैं फाइबर निकल जाता है और शुगर रह जाती है, और फाइबर आपको चाहिए वेट लॉस के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल रिमूवल के लिए भी, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप एज इट इज़ खाएं। और ये जो लोकल ड्रिंक्स हमारे मिल रहे होते हैं जिस तरह सत्तू है, गन्ने का जूस है, आलू बुखारा है, फालसे का है, ये बेहतर नहीं है या फिर इसके अंदर भी कोई शुगर का एलिमेंट है, या आपको लगता है कि हमारी इन्वायरमेंट और मौसम के हिसाब से किस तरह का है? जी बिल्कुल, नेचुरल ड्रिंक्स की जो आप बात कर रही हैं, जैसे कोकोनट वाटर है, सत्तू है, गन्ने का जूस है, इन सब के फ़ायदे हैं और हम हमेशा फ़ायदों पे ही बात कर रहे होते हैं इनकी, लेकिन इनके दूसरी तरफ कुछ नुकसानात भी हैं अगर आप इनकी ओवर कंजम्पशन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोकोनट वाटर है, नारियल का जो पानी है वो स्किन के लिए अच्छी करने के लिए लोग अक्सर पीते हैं, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है जो कि हाइपरकैलीमिया करती है। आपकी किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप होता है पोटेशियम रिमूव करने का, तो उस केस में जिस तरह किडनी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो हैं वो नहीं ले सकते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस है, तो ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह सत्तू की आपने बात की तो प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होने का खतरा है। इसी तरह उसके अंदर फाइटेट भी होता है, तो आयरन और जिंक की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो जहाँ जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उनके साथ साथ नुकसानात भी हैं, तो हर चीज़ हर एक लिए नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल भी करनी है तो और स्पेशली अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो कोशिश करेंगे हेल्थ केयर के साथ किसी एक्सपर्ट के साथ आप कंसल्ट करें और फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने उधर भी जाएं, शेफ़ के पास भी जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर आ रही है जो कहते हैं कि जनाब लेमन का यूज़ आप बहुत ज़्यादा करें, लेमन और हनी का यूज़ बहुत ज़्यादा करें, या फिर एप्पल साइडर विनेगर का भी करें, लेकिन अब कई लोगों को नहीं पता होता इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इज़ इट फॉर एवरीवन, और वाकई ये वेट लॉस में या फिर इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प आउट करता है? अच्छा, जहाँ तक ये सारे ड्रिंक्स की हम बात कर रहे हैं और हमने कोकोनट वाटर और सत्तू बहुत सारे ड्रिंक्स की बात की, तो अगर मैं ये जो लेमनेड्स हैं, नींबू पानी, शिकंजवीन, इसकी बात करूँ ना तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी नमक और जो चीनी है वो आप इतनी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर आप वो ज़्यादा कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं। तो ये लेमन्स जो हैं विटामिन सी भरपूर इनमें होता है, आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन करता है, उससे एजिंग को डिले करेगा। अब ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो स्किन वाइटनिंग के लिए अक्सर लोग जो है लेमन अपने चेहरे पे भी लगा रहे होते हैं। तो लेमनेड्स के नो डाउट बहुत सारे फ़ायदे हैं और किडनी स्टोन्स को भी ये प्रिवेंट करता है लेमनेड्स। तो आप लेमनेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अजमल साहब, मेरा ख्याल है आप बना तो रहे हैं जो अभी बताएंगे फाइनली, बट अजमल साहब ये जो ड्रिंक्स का अभी हम बात कर रहे थे, कोई ऐसी रेसिपी इंस्टेंट और अच्छी रिफ्रेशिंग आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें, कौन सी अच्छी हो सकती है? गंदम का, तो इसमें सत्तू बड़े इजीली अवेल होते हैं, हमें वो मिस जैसे बता रहे हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए मगर एक इत्तेदाल के साथ। बिल्कुल। अच्छा, बड़े ऐसे ड्रिंक है जिस तरह मिंट मार्गरेटा हो गया और बड़ी ठंडे ड्रिंक्स हो गए, थोड़े से ऑब्वियसली ज़रा फैंसी भी हैं और एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, बट कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो जल्दी भी बन जाए, ज़रा सस्ता भी हो?
मिस वैसे तो अभी आपने खुद कह दिया मिंट मार्गरीटा। एक्चुअली मैं इन तमाम ड्रिंक्स का इसलिए जिक्र नहीं करना चाह रहा था, कभी आप ना बिल्कुल जो डिस्कस कर रहे थे वो हेल्थ पे कर रहे थे, तो मिंट मार्गरीटा में भी सोडा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको अवॉइड किया कि आप देसी नेचुरल की तरफ, जैसे गन्ना है, गन्ने का इस्तेमाल करें, चिया सीड आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने तो ये मिथ है, ये जो भी मिस बता रहे हैं, कि मैंने यही सुना है आज तक कि वो वेट लूज करने में बहुत अच्छा होता है। हाँ, चिया सीड्स जिसे हम तो मलंगा कहते हैं। हाँ, लेकिन आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जरा ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आजकल इस पे नजर आती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब आमना और अजमल शाह साहब शेफ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आपने ये चिया सीड्स वाली हम बात कर रहे थे, कहते हैं कि जनाब इसे ओवरनाइट सोक कर दें तो वेट में कमी आ जाती है, और पम्पकिन सीड्स कंज्यूम कर लें तो आपकी ऑयल रिटेंशन कम हो जाती है, और खुदा जाने क्या कुछ हो जाता है। सो चिया सीड्स किन किन के लिए हैं? सबके लिए? एवरीवन कैन यूज इट? जी, चिया सीड्स नो डाउट जितनी छोटी चीज़ है उतने ही बड़े उसके फ़ायदे हैं। कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है, और बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स है, यानी जो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अगर हार्ट का किसी को इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं चिया सीड्स। और वेट लॉस के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, सारी बात उस पर डिपेंड करती है। कुछ लोग जैसे शरबत बनाते हैं, चीनी उसमें होती है और उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारे उसके जो फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि शरबत में शुगर इतनी ज़्यादा होती है कि चिया सीड्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इतने फ़ायदेमंद नहीं रहते। तो बेहतर तरीका इस्तेमाल करने का ये है कि आप जिस तरह आपने कहा ओवरनाइट सोक करके पानी में ही आप उसको पी लें, या फिर आप दही में शामिल कर लें। लोग अक्सर इवनिंग स्नैक या मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे इसको लेते हैं, उसमें दही में चिया सीड्स डाल लेते हैं, फ्रूट डाल लेते हैं, नट्स डाल लेते हैं, तो एक बहुत अच्छी हेल्दी स्नैक की ऑप्शन बन जाती है। तो इस तरह से आप चिया सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बच्चों के लिए भी ये कोई फ़ायदेमंद है? उन्हें भी आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बल्कि ये हेल्दी फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गुड फैट्स में हमारे पास ये सीड्स और नट्स, ये दो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। हम फ्रूट्स जब बच्चों को देते हैं, या अगर गर्मी में कंज्यूम करना इज इट फाइन? हाँ, ये भी अनदर मिथ है कि मौसम के हिसाब से आपने लेना है। नट्स जो है वो बिल्कुल हैंडफुल ऑफ नट्स आप गर्मियों में लें, सर्दियों में लें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे वो नुकसानदेह है। बच्चों की जहाँ तक बात है, हम मिल्क शेक्स में उनको क्रश करके नट्स और सीड्स डाल के हम बहुत अच्छी ड्रिंक बना के दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अजमल साहब, अगर आपने बना लिया है तो ज़रा हमें बताइएगा क्या रेसिपी है इसकी। और जी मिस, बिल्कुल हमारा ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। इसके लिए मैंने बेक पोटैटो एक ऑलरेडी बेक कर चुका था। मिस, अभी आप बच्चों के लिए बात कर रहे थे उनकी हाइट के लिए, तो बच्चों की हाइट के लिए जहाँ तक उनको नेचुरल डाइट में जो सा आप उनको मकई की या बाजरे की रोटी दें, और उनकी बोन्स को के लिए दलिया उनको खिलाएं, ये बहुत मुफीद है। अक्सर आप देखें कि न्यूट्रिशन या जिम सेक्टर जितने हैं वो मसल्स को बड़ा करने के लिए हमेशा दलिया प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी रेसिपी क्या है जो आप बना रहे हैं? जी मिस, इसकी रेसिपी ये है कि इसमें हमने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट किया है, जिसको सिर्फ सोया सॉस के साथ, और इसके बाद हमने इसको पैन में बटर डाला है। बटर डालने के बाद इसमें गार्लिक में थोड़ा चिकन को सोते किया है। सोता करने के बाद इसमें डेमी ग्लेज़ सॉस और मिल्क में थोड़ा सा इसको पकाया, और साथ में हमने रेड चिली सॉस, मशरूम्स और ब्लैक पेपर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल ये लाइट है खाने में, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, तो बिल्कुल लाइट वेट है ये। तो हल्की सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसको आप इजीली ईट कर सकते हैं। और इसको आप, जैसे गर्मियाँ हैं तो आप वेजिटेबल्स के साथ भी ले सकते हैं, और अगर चाहें पोटैटोज़ के साथ और राइस के साथ भी चाहें तो आप बॉइल्ड राइस के साथ या बटर राइस के साथ आप इसको ईट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? मिस, ये मैक्सिमम भी जो अगर प्रोफेशनली कर रहे हो तो 15 मिनट, अगर घर में ख़वातीन कर रही हो तो 20 मिनट। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल 5 मिनट का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आजकल ये ऑयल्स, जिस तरह ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल का बड़ा रुझान है कि उसमें खाना पकाना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट कि वाकई कुकिंग ऑयल में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल कुछ स्विच कर जाना चाहिए?
जी बिल्कुल, जहाँ आप हेल्दी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं तो वहाँ आपको ज़ाहिर है उसकी तरफ स्विच करना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर जब क्लाइंट्स को ये कहती भी हूँ और मेरा सवाल भी होता है आप कौन सा तेल यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ यही होती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। सो एक तो इसके ऊपर पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ आप प्रेफर करें। देखिए कोई भी चीज़ है ना, अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, मैं भी अगर कोई ऐसी डाइट रिकमेंड करूँ जो आप हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, उसके बाद आप नहीं कर सकते, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ऑलिव ऑयल में खाना बनाओ और किसी को वो उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो वो कब तक उसमें बना लेंगे। तो तेल, ये जितने भी ऑयल हैं, जहाँ तक इनकी बात है, स्मोकिंग पॉइंट इन सब ऑयल्स का होता है। अगर आप जिस तरह ऑलिव ऑयल है उसमें लोग खाना बनाते हैं बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर और बहुत ज़्यादा देर तक, अगर आप ऑलिव ऑयल में भी खाना बनाएंगे तो वो भी हार्मफुल हो जाएगा। सो हर ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट है। आप अगर हल्का सा सौते करना चाह रहे हैं या ड्रेसिंग्स एज अ सैलड ड्रेसिंग आप ऊपर डाल के ऑलिव ऑयल खाना चाहें तो दैट इज़ बेटर ऑप्शन, बजाय कि आप उसमें कुकिंग करें। बिल्कुल ठीक है। और अक्सर ये होता है कि सैलड्स और ये चीज़ें तो हम लेते हैं, लेकिन एक डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा आजकल तो वैसे हर कोई बना ले, कितना वाकई कितना कंज्यूम करना चाहिए? बिकॉज अक्सर होते हैं थर्मस रखा होता है, सारा दिन ही वही पीते जाते हैं। बिल्कुल। सारा दिन पिए या फिर एक टाइम पे बस पी के छोड़ दें? पहले तो आप ये देखें कि पीने का आपका मकसद क्या है। अगर आप डिटॉक्स ड्रिंक्स को इसलिए पी रहे हैं कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, केमिकल्स रिमूव करेगा, तो अगेन ये एक बहुत बड़ी मिथ है। हमने शुरू में भी इसके ऊपर बात की, क्योंकि वो लिवर और किडनी ऑलरेडी वो काम आपका कर रही है, तो आप एक्स्ट्रा किडनी के ऊपर प्रेशर ही डाल रहे हैं इतना ज़्यादा डिटॉक्स ये पानी पी के। तो आई थिंक सादा पानी जो है ना, अगर आप वो कंज्यूम करें, और 1 लीटर अगर ये वाले ड्रिंक्स आपने लेने ही हैं जिसमें आप क्यूकम्बर डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, लेमन्स डाल सकते हैं, जिंजर बहुत अच्छी ऑप्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये आप डाल सकते हैं, तो ये 1 लीटर एक दिन में इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है तो आप पानी जो है वो उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि जनाब जिंजर टी आप रात को पिए या फिर आप सुबह पी लें, सो यू हैव अ स्ट्रिक्ट एपेटाइट, ऐसा ही है? एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए तो ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन जिंजर के और बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है या स्टमक की ब्लोटिंग है, उसको कम करने के लिए जिंजर नो डाउट बहुत फ़ायदेमंद है। बट अगेन एतदाल जनाब, ये ना हो कि उल्टा और ही नुकसान आप अपनी सेहत का कर बैठे, बिकॉज हर चीज़ सोशल मीडिया पर ठीक नहीं होती और डॉक्टर गूगल इज़ नॉट ऑलवेज राइट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शेफ साहब आपका भी, और उम्मीद करते हैं जनाब कि आपका दिन जो बाकी है वो अच्छा गुजरे, और आपसे हम कल सुबह मुलाकात करेंगे कुछ और इश्यूज़ के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ और नए मेहमानों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।